औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बाखैर वफ़ियत होंगे और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहतमंद रखे। आज हम लोग अपने नए कोर्स TD2091 वीव डिज़ाइन स्टूडियो 1 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि यान और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का तारुफ लेंगे और कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, फिर हम लोग टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में जानेंगे, टेक्सटाइल फाइबर्स क्या होते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि टेक्सटाइल के फाइबर्स को मुख्तलिफ तरह से क्लासीफाई कैसे किया जाता है। यान जो है इन फाइबर्स की बुनियाद पर किस किस तरह के होते हैं, और फिर हम लोग यान और फाइबर स्पिनिंग के बारे में जानेंगे। कुछ थोड़ा सा हम लोग रिंग स्पन यान जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स जो होते हैं उनके बुनियादी तरह के जो फैब्रिक्स हैं उनका तारुफ लेंगे, और आखिर में हम लोग ये सीखेंगे कि फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे फॉलो किया जाता है। तो चलिए पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो व्हाट आर टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स क्या हैं? तो अगर हम लोग टेक्सटाइल देखें तो टेक्सटाइल जो वर्ड है ज़ाते खुद टेक्सटाइल जो वर्ड है ये दो वर्ड्स, एक लैटिन वर्ड है, लातीनी वर्ड है टेक्सटिलिस, और एक जो फ्रेंच वर्ड है टेक्सर। तो इन दोनों के इश्तराक से ये टेक्सटाइल वर्ड बना है। इसका मतलब हम लोग ये ले सकते हैं कि परटेनिंग टू वीविंग और द वोवन फैब्रिक, मतलब ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक वीविंग या वोवन फैब्रिक से मुतल्लिका हो, जो चीज़ इसके इन दोनों चीज़ों के मुतल्लिका है तो उसको हम लोग टेक्सटाइल्स कहते हैं। या वोवन और कैपेबल ऑफ बीइंग वोवन, वो चीज़ जिसको वीव कर लिया हो या जो वीव करने के लिए हो उसे हम टेक्सटाइल्स कह सकते हैं। फॉर्म्ड बाय वीविंग, वो चीज़ जो वीविंग से बनी हुई हो, दैट मे बी वोवन, और जिसको अभी वीव किया जाना हो। अ वोवन फैब्रिक, यानी कि इन शॉर्ट अ वोवन फैब्रिक इज़ अ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल जो है वो इन तमाम चीज़ों को टेक्सटाइल में शुमार किया जाता है। तो अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल्स आर द मटीरियल्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू yarns एंड फैब्रिक्स ऑफ एनी नेचर और करेक्टर। मतलब हर वो चीज़ जो कपड़े की फॉर्म में या धागे की फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, या इनकी आगे फॉर्म है, इनकी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कोई ना कोई फॉर्म में एप्लीकेशन है किसी न किसी जगह पर, तो उसको हम लोग टेक्सटाइल्स में शुमार कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल जो है वो हर वो चीज़ जो धागे को बनाने के लिए या कपड़े को बनाने के लिए या इनसे बनी हुई आगे किसी और फॉर्म में चीज़ हो तो उसको हम लोग टेक्सटाइल में शुमार करेंगे। तो टेक्सटाइल्स बुनियादी तौर पर बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं या एप्लीकेशन जो हैं उनको टेक्सटाइल्स कहते हैं। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा वर्ड है और इस कैप के अंडर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो टेक्सटाइल में शुमार हो सकती हैं। फाइबर हो सकते हैं, यार्न्स हो सकते हैं, रोप्स हो सकते हैं, फैब्रिक्स हो सकते हैं, वोवन फैब्रिक्स हो सकते हैं, निटेड फैब्रिक्स हो सकते हैं, ब्रेडेड फैब्रिक्स हो सकते हैं, फेल्ट्स हो सकते हैं, अपहोल्स्ट्री में इस्तेमाल होने वाला फैब्रिक हो सकता है, टेप्स हो सकते हैं, कर्टेन्स हो सकते हैं, कारपेट्स हो सकते हैं, बनते हैं नॉन वोवन्स कहते हैं उनको, ख़ास तरह के फैब्रिक्स हैं वो हो सकते हैं। इसका फाइबर्स का बना हुआ वेब फेल्ट्स कहते हैं वो हो सकते हैं। क्लोथिंग, स्टिच्ड फैब्रिक, अनस्टिच्ड फैब्रिक, देयर कैन बी मैनी वर्ड्स जो टेक्सटाइल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्सटाइल बताते खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें जो शुमार की जा सकती हैं। तो अगर हम टेक्सटाइल्स की डेफिनेशन को कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल बुनियादी तौर पर तीन फॉर्म्स की हैं, उनको हम लोग टेक्सटाइल की डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं, जैसे फाइबर्स या यार्न्स, फैब्रिक या इनसे बनने वाली प्रोडक्ट्स।
मिसाल के तौर पर स्पन जो धागे फाइबर्स को जो स्पन किया जाता है तो वो यान के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। फिलामेंट जो है वो एक फाइबर्स होते हैं लेकिन यान के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। टेप यान हो सकते हैं, फैंसी यान हो सकते हैं। फैब्रिक की बहुत सारी तरह है जो टाइप्स हैं जो कि टेक्सटाइल में शुमार होती हैं, जैसे वोवन फैब्रिक्स हैं, यूनिटेड फैब्रिक्स हैं, नॉन वोवन्स हैं, ब्रेडेड फैब्रिक्स हैं, नेट्स हैं, टफ्टेड किए हुए फैब्रिक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैब्रिक्स हो सकते हैं जो टेक्सटाइल में शामिल किए जाएँ। और बहुत सारी तरह की जो इन फाइबर्स और फैब्रिक्स की जो एप्लीकेशन है वो इनसे बने वाले प्रोडक्ट हैं जो कि टेक्सटाइल में शुमार किए जा सकते हैं। वो पहनने वाले कपड़े हो सकते हैं, अपैरल्स, वो फर्निशिंग वाले कपड़े हो सकते हैं, अपॉल्स्ट्री, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक हो सकते हैं, वो घर में इस्तेमाल होने वाले जैसे टॉवल है या नैपकिन्स हैं वो हो सकते हैं। और टेक्निकली बहुत सारी तरह का इस्तेमाल है जो टेक्सटाइल्स में शामिल किया जा सकता है। तो इस स्लाइड के ऊपर मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीज़ें जो टेक्सटाइल में शामिल की जा सकती हैं। तो अगर हम लोग टेक्सटाइल फाइबर्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल जो है वो बुनियादी इकाई है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो किसी भी टेक्सटाइल बॉडी का टेक्सटाइल का हो सकता है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि दी बेसिक एंटिटी इधर नेचुरल मैन्युफैक्चर विच इज़ ट्विस्टेड इनटू yarns एंड देन यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। तो टेक्सटाइल फाइबर्स जो है वो बुनियादी इकाई है, बेसिक एलिमेंट है किसी भी टेक्सटाइल का। तो या ये जो हम लोग ये जो टेक्सटाइल फाइबर है ये इंसान का बना हुआ भी हो सकता है या कुदरती तौर पे भी मौजूद हो सकता है, जिसमें धागों ट्विस्ट करके इनको धागे बनाए जा सकते हैं और फिर उनसे दूसरे फैब्रिक के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स के लिए लाजमी है या तो यान में कन्वर्ट हो सकें या वो फैब्रिक की फॉर्म में बनाए जा सकें। टेक्सटाइल फाइबर्स की बहुत सारी एग्जांपल है। कॉटन इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। कॉटन फाइबर जो है हम लोग वो कल्टीवेट करते हैं, कॉटन की क्रॉप कल्टीवेट करते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइबर आता है वो कॉटन प्लांट से आता है। जो रेशे होते हैं बीज के साथ जुड़े हुए, हम बीज सेपरेट कर देते हैं और रेशों को इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए कॉटन फाइबर के तौर पर, जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं, यान बना सकते हैं। सिल्क वॉर्म जो होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है वो अपने गिर्द एक खोल बनाता है जिसे कोकून कहते हैं। वो कोकून जो है वो सिल्क के फाइबर से बना हुआ होता है और इस फाइबर को हम लोग एज ए फिलामेंट, नेचुरल फिलामेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से शीप से के बालों से या दूसरे जानवरों के बालों से हासिल होने वाले जो फाइबर है उसके हम लोग वूल कहते हैं और इस वूल को हम लोग धागा बनाने के लिए और कपड़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर, प्लांट से हासिल होने वाले फाइबर्स में से एक फाइबर फ्लैक्स फाइबर है। फ्लैक्स फाइबर जो है वो फ्लैक्स प्लांट से हासिल होता है। इसे लिनन भी बोलते हैं, लिनन फाइबर भी बोलते हैं। तो ये इसके तने से हासिल होता है। इसी तरह से जूट फाइबर भी तने से हासिल होता है। तो बुनियादी तौर पर होता ये है कि आप तने को पौधे को एक ख़ास उम्र तक बढ़ने देते हैं और फिर उसके बाद जब वो ख़ास हद तक उसकी मेच्योर लेवल पहुंच जाता है, मेच्योरिटी लेवल, उसे काट लेते हैं। उसके तने को आप नरम कर लेते हैं और मैकेनिकली उसके ब्रेक करके उसके सख्त हिस्सों को नरम हिस्सों से अलग कर लेते हैं और नरम हिस्सों को आप फिर केमिकली या किसी और मेथड से फिज़िकली आप उसको फाइबर में कन्वर्ट करके इसका धागा और कपड़ा बना सकते हैं। जूट इसमें बहुत फेमस है, जिसके सैक्स बनाई जाती हैं, बोरियां बनाई जाती हैं। तो जूट फाइबर जो है वो इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली वो अपैरल नहीं होते। तो ये चंद एक एग्जांपल थी टेक्सटाइल फाइबर्स की। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इससे पहले कि हम टेक्सटाइल की फाइबर्स की एग्जांपल देखें, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हर फाइबर टेक्सटाइल फाइबर होता है। तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम और ब्रिटल होते हैं, सख्त होते हैं। उनको मोड़ना या मोड़ने के बाद उनको उस हालत में रखना मुमकिन नहीं होता। तो हेयर्स को हम लोग धागे की शक्ल में कन्वर्ट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम बालों को, ख़ास तौर पे इंसानी बालों को या घोड़े के बालों को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते एज ए टेक्सटाइल फाइबर। इसी तरह से बहुत सारे मेटालिक वायर्स हो सकते हैं जो कि हम लोग एज ए टेक्सटाइल फाइबर के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी ब्रिटलनेस या उनकी मोटाई इतनी ज़्यादा होती है कि वो रोप की शक्ल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकती, इसलिए हम लोग उनको टेक्सटाइल फाइबर के तौर पर नहीं लेते।
तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच कैन बी स्पन इनटू अ यार्न और मेड इनटू अ फैब्रिक, तो उनको हम लोग सिर्फ टेक्सटाइल फाइबर्स कहेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर हम लोग देखें घर में जो ब्रश होता है जो थोड़ा सा हार्ड उसके ब्रिस्टल्स होते हैं और वो अनबेंडेबल होते हैं, बेंड नहीं किया जा सकता उनको, और वो बहुत ब्रिटल होने की वजह से अगर उनको मरोड़ेंगे या तोड़ें या उसको टर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फाइबर जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हों या बहुत मोटे हों, जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, या जो फाइबर बहुत वीक हों, जैसे सिट्टे के अंदर जो से निकलने वाले, मकई के सिट्टे में से निकलने वाले जो फाइबर्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, तो हम लोग इन फाइबर्स को एज ए टेक्सटाइल फाइबर के तौर पर नहीं ले सकते। तो टेक्सटाइल फाइबर्स को टेक्सटाइल फाइबर होने के लिए उनमें ख़ास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो यार्न में और फैब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हों। तो अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि दो तरह की क्लासिफिकेशन की जा सकती है फाइबर्स की, वन आर नेचुरल फाइबर्स एंड वन आर मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो इनके 3 सोर्स हो सकते हैं, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल्स। एनिमल में सिल्क जो है सबसे मशहूर फाइबर है, जिसमें हमें पता है कि सिल्क वॉर्म की जो मुंह से सिक्रीशन निकलती है वो फाइबर बनाती है। कोकून जो है उससे हम लोग फिलामेंट यार्न इस्तेमाल कर सकते हैं। वूल और हेयर फाइबर्स जो हैं वो हम लोग जानवरों के स्किन से लेते हैं, जिनको हम लोग स्पिन करके यार्न या फैब्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल फाइबर्स में कॉटन, जैसे मैंने पहले बताया, इसी तरह से जूट और हेम्प जो है वो तने से हासिल होते हैं। क्वायर जो है कोकोनट के बाहर वाले हिस्से से हासिल होती है। इसी तरह से रेमी और दूसरे फाइबर्स भी हो सकते हैं जो हम वेजिटेबल से हासिल करें। मिनरल फाइबर्स में एस्बेस्टॉस जो कि कुदरती तौर पर रेशे की फार्म में होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास फाइबर जो मिनरल फाइबर्स की एग्जांपल है, नेचुरली अवेलेबल। गोल्ड और सिल्वर जो है वो भी मेटल्स हैं और नेचुरली अवेलेबल मेटालिक फाइबर्स जो हैं वो हो सकते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकें एज ए टेक्सटाइल फाइबर के तौर पर। इसी तरह से मैन मेड फाइबर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो फाइबर्स है जिनका रॉ मटेरियल कुदरती तौर पर मौजूद है, उस रॉ मटेरियल को हम लोग इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि वो फाइबर की शक्ल में आ जाते हैं। इन्हें हम लोग रीजनरेटेड फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये विस्कोस रेयॉन और एसीटेट रेयॉन जो है, इनको ये सेलुलोज से बनते हैं और सेलुलोज हम लोग लकड़ी से हासिल कर सकते हैं। लकड़ी तूड़ी की फार्म में या वुड पल्प की फार्म में हो सकती है, जिसको हम लोग वुड पल्प की फार्म में हो सकती है जिसको हम लोग सेलुलोज से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं उनकी और हमारे पास फाइबर बन जाता है। इसी तरह से और भी नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम लोग फाइबर जो है वो हासिल कर लें पॉलीमराइजेशन के बाद। लेकिन ऐसे मटेरियल जो कि कुदरती तौर पर अवेलेबल नहीं होते, बल्कि इंसान खुद उनको केमिकली प्रोड्यूस करता है और फिर उनको पॉलीमराइजेशन से फाइबर प्रोड्यूस कर सकता है, वो हमारे पास टोटल सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स हैं, जिनमें नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, पॉलीप्रोपिलीन है, केवलार है, कार्बन फाइबर है, और इसके अलावा बहुत सारी तरह के फाइबर्स हैं जो कि सिंथेटिक नेचर के हैं, जिनका केमिकल भी इंसान ने खुद ईजाद किया है और फिर उसकी पॉलीमराइजेशन से फाइबर भी खुद बनाया उससे। तो ये समरी थी आपके पास डिफरेंट तरह की फ़ाइबर्स की। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसी तरह से इस स्लाइड में भी मैंने आपको फाइबर्स के बारे में कुछ और डिटेल बताई है। फाइबर से बने हुए यान जो होते हैं फिलामेंट से की फॉर्म में हो सकते हैं या स्पन यान की फॉर्म में हो सकते हैं। तो धागे जो हैं लेंथ के एतबार से दो तरह के होते हैं। एक फिलामेंट धागे होते हैं जिनकी कंटिन्यूस लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल ये जो कोन देख रहे हैं आप, इस कोन के ऊपर जो एक ही फिलामेंट जो है टोटल स्टार्ट से लेके एंड तक बाइंड किया गया, इतनी लंबी लेंथ है कि पूरा पैकेज जो है उसमें कोई लेंथ की डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो फिलामेंट फाइबर्स इस तरह के फाइबर्स होते हैं। और दूसरे फाइबर्स जो होते हैं उन्हें स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। वो इस तरह से बंच की फॉर्म में, एक गुच्छे की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनमें फाइबर्स कटे हुए होते हैं, इनकी लेंथ डेफिनेट होती है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये इजिप्शियन कॉटन है और ये अमेरिकन कॉटन है और यहाँ पर ये इंडियन कॉटन है। इनकी लेंथ देख सकते हैं, ये 37 मिलीमीटर से लेकर 22 मिलीमीटर के दरमियान में डिफरेंट फाइबर्स की लेंथ है। तो ये लिमिटेड लेंथ होती है, इन्हें स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। जबकि जो फिलामेंट है उनकी डिसकंटिन्यूस लेंथ होती है और बहुत लंबी तरह से बगैर कटे हुए चल सकते हैं। अब ये जो फिलामेंट है, अगर इसमें एक ही फिलामेंट हो, एक ही फाइबर हो, तो इसे मोनोफिलामेंट कहते हैं। अगर ये फिलामेंट बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना हुआ हो तो इसे हम लोग मल्टी फिलामेंट कहते हैं। ये मल्टी फिलामेंट भी आगे दो तरह के हो सकते हैं, या एक कुछ को ट्विस्ट दिया जा सकता है हल्का सा, और कुछ बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो उनको हम लोग मल्टी फिलामेंट ट्विस्ट और फ्लैट दोनों तरह के हो सकते हैं।
जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं इनको हमें ट्विस्ट देना पड़ता है, और ट्विस्ट देने के साथ हमें लंबी इसकी धागा बनाना पड़ता है इसका। उस टेक्निक को हम लोग स्पन टेक्निक कहते हैं। तो यार्न स्पिनिंग करनी पड़ती है हम लोगों को। तो यार्न स्पिनिंग से हम लोग जो है ना वो धागा बनाते हैं, जो कि छोटे फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट देता है और फिर वो लंबा स्ट्रैंड बनाता है, लंबा धागा बनाता है। तो इस तरह से दो तरह के हमारे पास धागे होते हैं बुनियादी तौर पर, स्पन यार्न या फिलामेंट यार्न। अब हम लोग अपनी बात फाइबर से यार्न की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ मैं एक तस्वीर आपके लिए लेके आया हूँ। ये बुजुर्ग खातून है, इनके हाथ में गालबन वूल का फाइबर है, और वूल के फाइबर्स को वो मुसलसल मरोड़ रही हैं, ट्विस्ट दे रही हैं। और ट्विस्ट देने से क्या हो रहा है कि ये जो फाइबर्स की जो रेशे हैं वो एक धागे की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। जब धागे के अंदर सफिशेंट स्ट्रेंथ आ जाती है, सफिशेंट ट्विस्ट आ जाता है, तो वो इस लकड़ी के स्टिक के ऊपर उनको वाइंड कर रही हैं। इसी तरह से धागों के पकड़ने का, ट्विस्ट करने का और वाइंडिंग का सारे काम इकट्ठे एक ही स्टेप में तुमने दोनों हाथों को इस्तेमाल करके कर रही हैं। ये बुनियादी टेक्निक है आपके फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करने की। यार्न स्पिनिंग बोलते हैं इसको। इसको हम लोग कमर्शियली कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये दो वीडियोस में आपके लिए लेके आया हूँ। लेफ़्ट साइड पे आपको एक शख्स नज़र आ रहा है जिसके सामने ये स्पिनिंग व्हील कहते हैं, उसको चरखा कहते हैं, स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील जो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से यहाँ सामने एक स्पिंडल लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने एक पैकेज या धागे को लपेट रहे हैं। तो ये शख्स क्या करता है कि उसके हाथ में कॉटन का एक गुच्छा है फाइबर्स का। उन फाइबर्स के गुच्छे के कुछ रेशे इसने यहाँ पर स्पिंडल पर लपेटे हैं, और जैसे जैसे इसको ये चरखे को घुमाता है इसके अंदर ट्विस्ट आता है धागे में ट्विस्ट जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे वो मज़ीद फाइबर्स को रिलीज़ कर रहा है। तो गुच्छा जो है वो धागे की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। जब वो सफिशेंटली तमाम धागों को ट्विस्ट कर चुका होगा तो फिर वो क्या करेगा कि उसकी टिप के सामने की तरफ से धागों को लाने की बजाय इसके स्पिंडल के एक्सिस के ऊपर ले आएगा, और जब इसको रोटेट करेगा तो जो धागा बन गया है वो उसके ऊपर वाइंड हो जाएगा। पहले से जब वाइंडिंग नहीं हो रही थी, धागे को ट्विस्ट आ रहा था, अभी यहाँ से वो वाइंडिंग भी उसकी हो जाएगी। इसी तरह से वो देखें वो उसी गुच्छे को मज़ीद एक्सटेंड करता है, तो वो गुच्छा छोटा हो गया फाइबर्स का और तमाम फाइबर्स धागे की शक्ल में इख्तियार हो गए हैं। तो देखें गुच्छा ख़त्म हो गया उसके हाथ में, और अब ये धागों को ट्विस्ट आ रहा है। जब ट्विस्ट मुकम्मल हो जाएगा, सफिशेंटली उसमें से ट्विस्ट आ जाएगा, तो उन धागों को फिर वो स्पिंडल के ऊपर बाइंड कर लेगा। तो इस तरह से ये इसको चरखा इस तरह से चलाया जाता है, और रेशों को धागे की शक्ल में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। ये ओल्ड मेथड है। अभी हम लोग हैंड स्पिनिंग नहीं करते हैं। हैंड स्पिनिंग करनी हो तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग रिंग स्पिनिंग इज़ दी मेथड। अब हमारे पास जो है धागे जो हैं पहले से वो एक कदरे मोटे स्ट्रैंड की शक्ल में होते हैं, जिसे रोविंग बोलते हैं हम लोग। वो रोविंग हम इस मशीन को फीड करते हैं, ये मशीन इन धागों को खींचती है और बारीक करती है। आप देखेंगे कि ये ग्रेजुअली आगे आते आते बारीक हो जाएगा, और साथ में यहाँ से ऑनवर्ड हम धागों को ट्विस्ट करना शुरू करते हैं। तो इस रोलर के बाद हम धागों को ट्विस्ट कर रहे होते हैं। ट्विस्ट करने का मैकेनिज़्म क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक रिंग है, ये सिल्वर कलर का आप देख रहे हैं कि एक रिंग है। सेंटर में ये जो रेड नज़र आ रहा है स्पिंडल है। तो स्पिंडल के इर्द गिर्द रिंग होता है, और इस रिंग के ऊपर एक मेटल की छोटी सी स्ट्रिप होती है जो एक छल्ले की शक्ल में, एक ट्रैवलर की शक्ल में उसके ऊपर होती है। धागा इसके अंदर से गुजरा हुआ होता है। तो जब स्पिंडल रोटेट करता है तो ये ट्रैवलर जो है ना वो इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे रोटेट करता है, और उसकी वजह से धागे में बल पड़ जाते हैं। तो धागे में ट्विस्ट आने की वजह से जो स्ट्रैंड है जो ऊपर मोटा था वो बारीक होता हुआ यहाँ पर धागे की शक्ल में स्पिंडल के ऊपर बाइंड हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग रिंग स्पिनिंग कहते हैं। तो रिंग स्पिनिंग के ज़रिए से हम लोग रेशों को धागे की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। ये रिंग बॉबन है, ये जिसके ऊपर ये जिसका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर रिंग बॉबन लगी हुई है। रिंग बॉबन के ऊपर हमारा धागा लिपट जाता है, और इन रिंग बॉबन से हम लोग बाद में धागा इकट्ठा करके बड़े पैकेजेस कॉन वगैरह बना लेते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं दिखा देता हूँ आपको कि स्ट्रैंड है आपके पास मोटा, जिसे रोविंग कहते हैं। उस रोविंग के स्ट्रैंड को बारीक कर रहे हैं ग्रेजुअली। बारीक करने के बाद हम लोग उसके अंदर ट्विस्ट दे रहे हैं। ट्विस्ट देने का तरीकाकार ये है कि रिंग के ऊपर एक ट्रैवलर मूव करता है।
जो स्पिंडल के लेग के साथ उसके पीछे पीछे रहता है। इस तरह से धागे में ट्विस्ट भी आ जाता है और धागा रिंग बॉबिन के ऊपर वाइंडिंग भी उसकी हो जाती है। बाद में हम रिंग बॉबिन्स को से धागा जमा करके एक बड़ा पैकेज बना सकते हैं। तो ये था यार्न स्पिनिंग का तरीक़ाकार, ओल्ड मेथड, एंड दिस इज़ द करंट मेथड ऑफ करंट टेक्नोलॉजी, रिंग स्पिनिंग बोलते हैं। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, मैंने आपको रिंग स्पिनिंग के बारे में बताया। अब इसी तरह से फाइबर को भी हम स्पिन कर सकते हैं। फाइबर स्पिनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब देखें अगर आप, तो फाइबर स्पिनिंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेल्ट फाइबर स्पिनिंग दिखाई गई है। यहाँ पर ये देखें, ये चैम्बर, इस चैम्बर में प्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल है उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। इसका जो पैलेट है, जो उसके ड्रॉप्स हैं वो ऐड करेंगे और मशीन जो है वो हाई टेम्परेचर पर मूव चलाई जाएगी। जब टेम्परेचर उसका एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्पिनरेट कहते हैं हम लोग इसको। स्पिनरेट से सेवियों की तरह से हमारे जो रेशे हैं वो निकल आएंगे बाहर। क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं और जैसे इसको बाहर हवा लगती है तो ये ठंडे हो जाते हैं और फाइबर जो है ना इसकी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। बाद में हम लोग मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों से इनको गुजारते हैं ताकि धागों को खींचा जाए और उनमें उनकी थिकनेस को और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, थिकनेस को कम किया जाए और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। और इस तरह से हम लोग सिंथेटिक जो फाइबर है वो स्पिनरेट के ज़रिए से बना लेते हैं और उसका फिर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे पैकेज के ऊपर बाइंड कर लिया गया है। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम लोग सिंथेटिक जो फिलामेंट यार्न है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बॉबिन है वो उसके ऊपर बाइंडिंग स्टार्ट हो गई है और बाद में ये बड़ा पैकेज बन जाएगा जिसके ऊपर हम लोग बाद में फिलामेंट यार्न के तौर पर, सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। ले जी, ये था हमारे पास स्पिनिंग का मेथड। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि धागे किस किस तरह के होते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पर मैं एक पिक्चर लेके आया हूँ। आप देखें कि हमारे जो सबसे सिंपलेस्ट धागा होता है उसे हम सिंगल यार्न कहते हैं। सिंगल यार्न का मतलब है कि अगर धागे को अनट्विस्ट किया जाए तो धागा अपने स्टेपल फाइबर्स, छोटे फाइबर्स में बट जाएगा और उसको हम लोग उसके छोटे फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग उसकी ट्विस्ट के डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड पर डायरेक्शन में इसको ट्विस्ट दें तो कपड़ा धागा जो है वो खुल जाएगा। अगर धागे दो सिंगल धागों को मिलाया जाए तो इसको प्लाइंग कहते हैं, प्लाइड धागा कहते हैं। ये 2 प्लाई है, 3 प्लाई भी हो सकता है, 4 प्लाई भी हो सकता है। तो ये दो धागों को या दो से ज़्यादा धागों को मिलाएं तो इसे प्लाइंग कहते हैं। प्लाइड धागा ये डबल प्लाइड धागा है। और अगर प्लाइड धागों को अगर आपस में ट्विस्ट दे दें तो इसे कॉर्ड्स कहते हैं। और इवन कॉर्ड्स, बहुत सारी कॉर्ड्स को अगर आपस में ट्विस्ट दे दें तो उसे हम रोप कहते हैं। तो रोप कॉर्ड से बनी होती है, कॉर्ड्स प्लाइड धागों से, और प्लाइड धागे सिंगल धागों से, और सिंगल धागे रेशों से बने हुए होते हैं। तो जिस किसी को भी अनट्विस्ट करेंगे तो उसके एलिमेंट्स हम लोग खोल के देख सकते हैं। ट्विस्ट दो तरह के होते हैं। जेड डायरेक्शन में ट्विस्ट होता है, अगर आप वर्टिकली धागे को प्लेस करें और उसके ऊपर जो ट्विस्ट के जो डायरेक्शन बन रही है वो अगर जेड के पैरेलल बनती है, उसके सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल बनती है तो उसे हम जेड ट्विस्ट कहते हैं। अगर वो एस के सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल बने तो हम लोग उसको एस ट्विस्ट कहते हैं। तो अगर हम लोग प्लाइंग कर रहे हो, जब हम लोग या कॉर्ड बना रहे हो तो दो धागों को जिनका पहले एस ट्विस्ट हो, हम जेड ट्विस्ट से हम लोग उनको डबलिंग कर सकते हैं, दो धागे मिला सकते हैं आपस में। इसी तरह से अगर दो धागों का जेड ट्विस्ट है तो हम लोग एस से उसको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, डबल बना सकते हैं उसको। यहाँ ये जो फिगर मैंने पहले दिखाई थी इसी की एक और एग्जांपल यहाँ पर है। एक तो ये बताया हुआ है कि ये एस ट्विस्ट है, ये आप देख रहे हैं धागा इस तरफ को उसके ट्विल्ट है, टर्न है इसके ऊपर, तो ये एस के पैरेलल है तो एस ट्विस्ट है इनके ऊपर। ये जो दो रेशे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये सबसे छोटे धागे, सिंगल धागे, अगर इनको मज़ीद खोलेंगे तो ये रेशों में बढ़ जाएंगे। तो ये रेशे जो हैं ये सिंगल धागों के होते हैं, दो धागे सिंगल मिलाए गए हैं तो ये डबल धागा है, 2 प्लाइड धागा है। ये 2 प्लाइड के धागों के 6 धागों को आपस में ट्विस्ट किया गया है। तो ये कॉर्ड्स जो है 6 धागों से बनाए गए हैं, हर एक धागा डबल प्लाइड है। डबल प्लाइंग के बाद 6 कॉर्ड है और ये बहुत सारी कॉर्ड्स मिला के एक रोप बनाई गई है। तो ये वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही थी, उसी को हमने एक और तरीके से यहाँ पर देखा है। अब ये देखें कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम लोगों ने मुख्तलिफ एग्जांपल्स और ली हैं। फॉर एग्जांपल ये
प्लाइड धागा है, ठीक है, सेवरल प्लाइड, बहुत सारी प्लाइड्स को आपस में ट्विस्ट की, ये कॉर्ड है, जेड फर्स्ट वाला एक कॉर्ड है, ये बहुत सारी प्लाइज नज़र आ रही हैं, जब इसको अनट्विस्ट किया तो अंदर से प्लाइज निकली ना कि रेशे निकले हैं, तो ये एक प्लाइड धागा है। तो प्लाइड धागा जो होता है वो उसे कॉर्ड कहते हैं। प्लाइड धागे के जो ट्विस्ट किया हुआ प्लाइड धागे से बना हुआ जो धागा उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ये हमारे पास सिंगल वन प्लाई, ये सिंगल धागा है, इसके अंदर आप अनट्विस्ट कर रहे हैं तो रेशे बन रहे हैं इसके, तो ये जेड ट्विस्ट में एक आपके पास सिंगल प्लाई धागा है। ये जो धागा है ये धागा ये असल में ये यान नहीं है बल्कि ये निटेड स्ट्रक्चर है, निटिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है। आप देखें इसके रेशे नहीं बन रहे, तो ये निटेड ट्यूब है। ये जो इसके इस तरफ आपके पास एस ट्विल है, ये दो एस ट्विस्ट वाले धागे हैं, डबल प्लाइड धागा है आपके पास। ये एस ट्विस्ट का ट्रिपल प्लाइड धागा है, ठीक है, 3 प्लाइज हैं। तो दो प्लाइयाँ मिलाने का मतलब है कि ये 2 सिंगल धागों को मिला के बना, ये प्लाइड धागा है, ये भी 3 प्लाइड धागा है, ये 4 प्लाइड धागा है, और ये इससे भी ज़्यादा प्लाइड का धागा है। तो ये मैंने आपको यहाँ शो किया सिंगल डबल कॉर्ड्स और रोप्स के अंदर क्या फ़र्क है और ट्विस्ट किस तरह का होता है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ले जी, इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं यान मैन्युफैक्चरिंग की। हम ये समझते हैं कि यान मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो हमारा जो सोर्स है वो कॉटन बेल्स की शक्ल में या पॉलिएस्टर बेल या जो भी मटेरियल है उसकी बेल्स की शक्ल में हमारे पास फाइबर अवेलेबल होता है। इस फाइबर को हम लोग खोलते हैं, इसके बड़े बड़े गुच्छे जो हैं उनको खोलते हैं और फाइबर्स को गुच्छे जो छोटे स्मॉल शक्ल में आ जाते हैं तो उनको हम लोग लपेट लेते हैं इस तरह से एक लैब की शक्ल में। इस लैब को मज़ीद फिर हम लोग एक और मशीन पे ले लेते हैं जिसे हम लोग कार्डिंग मशीन कहते हैं। वो कार्डिंग मशीन इनको बहुत ज़रा खोल कर रेशा रेशा आपस में जोड़ देते हैं और उससे हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग स्लाइवर कहते हैं। उसे हम लोग कार्डेड स्लाइवर कहते हैं। कार्डेड स्लाइवर फिर जब एक और मशीन से गुजरता है जिसमें हम लोग बहुत सारे कार्डेड स्लाइवर इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिला के चलाते हैं, तो उनमें आपस में जो कमियां होती हैं, कहीं पर मोटा या बारीक दगा होती है, वो आपस में मिलके वो होमोजीनियस टाइप का मटेरियल बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉ फ्रेम। इसका हमारे पास ड्रॉन स्लाइवर हमारे पास आ जाता है। इस ड्रॉन स्लाइवर से हम लोग फिर रोविंग बनाते हैं, मोटा अनट्विस्टेड धागा रेशा जो होता है इसका तकरीबन धागे से बहुत मोटा होता है, और फिर इसी रोविंग को हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपने रिंग फ्रेम के ऊपर धागा स्पिन करते हैं और हम लोग यान प्रोड्यूस स्पन यान रिंग स्पन यान प्रोड्यूस करते हैं। बाद में हम इसी धागे के हम लोग कोन्स बना के उस पैकेज को हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं वीविंग के अंदर या बाकी कपड़ा बनाने के प्रोसेस के अंदर। तो ये ओवरव्यू था मुख्तलिफ हालतों का कि मटीरियल किन किन हालतों से गुजरता है इससे पहले कि वो धागे की शक्ल में कन्वर्ट किया जा सके। अब हम लोग इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हम इसकी वीडियो देखेंगे। तो ब्लो रूम जो है बुनियादी तौर पे क्या कर रहा होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो पिकिंग करती है, प्लग करती है टफ्ट्स को और मिक्स करती है बहुत सारी कोनों से मटेरियल को, ताकि आपका मटेरियल होमोजीनियसली हर जगह से लिया जाए और ये ना हो कि सिर्फ एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आए। फिर ब्लो रूम में बहुत सारी मशीन होती हैं, कुछ मशीनें धागों को मिक्स करती हैं, कुछ मशीनें फाइबर्स को आपस में खोलती हैं, और कुछ मशीनें जो है उनके अंदर से इम्प्योरिटीज़ और जो गंद बला है वो निकालती हैं। यहाँ तक कि हमारे पास इस फार्म में शीट आ जाती है कि वो बहुत छोटे छोटे से उसके पुर्जे बन जाते हैं। यहाँ पर एक और इलस्ट्रेशन दिखाई हुई है कि ये ब्लो रूम का पिछले वाला ब्लो रूम जो पूरा यहाँ नहीं दिखाया गया, लेकिन फाइबर्स आते हैं उनमें हम लोग खोलते हैं उनको और उनको मिक्स करते हैं, आपस में ब्लेंड करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग इसको फीड करते हैं कार्डिंग मशीन को। कार्डिंग मशीन इसको बहुत ज़्यादा खोल कर सिर्फ एक ख़ास तरह के मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है, मटेरियल की शक्ल में कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम लोग स्लाइवर कहते हैं। स्लाइवर से हम लोग कैन में स्टोर करते हैं, बहुत सारे स्लाइवर के कैन इकट्ठे लगा के हम ड्राइंग फ्रेम से गुजारते हैं और आखिर में हमारे पास एक रोविंग बन जाती है, जिस रोविंग को हम लोग रिंग फ्रेम पे ले जाते हैं और वहाँ से हमारे पास धागा बन जाता है। इसी की इलस्ट्रेशन फार्म चार्ट की फार्म यहाँ शो की गई है कि ब्लो रूम से हम लोग ओपनिंग करते हैं मटेरियल की, कार्डिंग में हम लोग उससे स्लाइवर बनाते हैं, ड्रॉ फ्रेम से हम लोग उसके अंदर जो इसमें इम्परफेक्शंस होती हैं उनको रिमूव करते हैं और उसे अच्छा धागा बनाने की तरफ लेके जाते हैं,
और रोविंग फ्रेम के ऊपर हम लोग उसकी बारीक स्ट्रैंड बना लेते हैं, कदरे बारीक स्ट्रैंड बना लेते हैं। रिंग फ्रेम पे हम लोग उसका धागा बना लेते हैं और वाइंडिंग में हम लोग उनकी कॉन्स को बना के दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के काबिल बना देते हैं। यही जो प्रोसेस था इसको एक और फॉर्म यहाँ शो की गई है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम है, यूनिलैब, ड्रॉ फ्रेम एंड कोम्बिंग। ये एक्स्ट्रा काम हम लोग करते हैं जब हम लोगों ने कोम्ड धागा बनाना हो। आमतौर पे हम लोग कार्डेड धागा बनाते हैं। कोम्ड धागा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, उसका इसमें ज़्यादा लंबे रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं, उस धागे की चमक ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा फाइन काउंट में कोम्ड धागा इस्तेमाल होता है। जैसे 100 का काउंट है तो वहाँ 100 का काउंट अगर आपने बनाना है तो आपको कोम्ड टेक्निक से धागा बनाना पड़ेगा। तो अगर कोम्ड टेक्निक से ना बनाना हो तो हम लोग ये 3 स्टेप स्किप कर सकते हैं, कार्डिंग के बाद ड्रॉ फ्रेम पे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये एक्स्ट्रा काम करते हैं अगर हम लोगों ने कोम्ड धागा बनाना हो। यहाँ मैं आपके लिए एक वर्चुअल टूर लेके आया हूँ, तो आइए मैं आपको एक वर्चुअल टूर करवाता हूँ यान मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ ये आपको जो नज़र आ रहा है ये यान स्टॉक है, ये कॉटन बेल का स्टॉक है। किसी भी मिल के अंदर, ये स्पिनिंग मिल में होता है, बहुत सारे जो बेल्स हैं उनको हम लोग स्टॉक करते हैं एक जगह पर, जहाँ से हम लोग बारी बारी ज़रूरत के मुताबिक मटेरियल को उठाकर उससे हम लोग धागा बना सकते हैं। तो बहुत सारी बेल्स जो है इस तरह से प्लेस कर दी जाती हैं और यहाँ से ये जो मशीन है ये प्लग करती है डिफरेंट बेल से धागों रेशों को, ताकि रेशे जो हैं वो होमोजीनियसली मिक्स हो सकें और किसी एक ही तरह का कपड़ा ना बने, किसी एक ही तरह का धागा ना बने, धागा बल्कि होमोजीनियसली क्वालिटी का बने, जिसमें मुख्तलिफ रेशे जो हैं वो मुनासिब मकदार में एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकें। तो ये बहुत सारी बेल से इकट्ठा रेशे उठाती हैं बारी बारी और उसको फीड करती है आगे मुख्तलिफ मशीन के प्रोसेसिंग के अंदर, ब्लो रूम के अंदर। तो जब ये यहाँ से धागे आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप देखेंगे कि वो ब्लो रूम के अंदर मुख्तलिफ मशीन्स में से गुजरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिक्सिंग मशीन है, ये धागों को बार बार मिक्स करती है, ऊपर से नीचे गिराती है ताकि धागे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उनमें होमोजीनियस उसकी क्वालिटी रहे बाकी। फिर मशीन मुख्तलिफ ब्लो में मुख्तलिफ मशीन होती हैं जो धागों को ओपन करती हैं, रेशों को ओपन करती हैं, उनके जो बड़े बड़े जो गुच्छे होते हैं उनको छोटे गुच्छों में बांटती हैं। ये आखिरी मशीन में आप देखें कि धागे बहुत छोटे छोटे टफ्ट में, बहुत छोटे छोटे बुर्जों में बट गए हैं। इसके बाद हम लोग उसको कार्डिंग मशीन पे लेके जाएंगे, जहाँ पर वो धागों को मज़ीद फाइबर लेवल तक खोल देगी और इस तरह से हमारे पास जो कोई भी गुच्छा बाकी नहीं रहेगा। अब ये देखें यहाँ पर वीडियो में कार्डिंग मशीन स्किप कर दी गई है, ये कार्डिंग मशीन की आउटपुट नज़र आ रही है। ये बहुत सारी कार्डिंग मशीन्स हैं, तो ब्लो रूम के बाद ये कार्डिंग मशीन में आता है। उसके बाद आउटपुट ये है कि आपके पास ये स्लाइवर बन जाता है, कार्डेड स्लाइवर। तो ये बहुत सारे जो गुच्छे थे अब ये बिल्कुल मुलायम सीधे रेशों की शक्ल में एक उसकी रस्सी सी बन गई है, इसे हम लोग स्लाइवर कहते हैं। इस स्लाइवर को हम लोग यहाँ कैन्स में स्टोर करते हैं, कैन्स में कॉइल्स की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। फिर यही जो कैन्स है हम लोग ड्राइंग फ्रेम पे लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ ड्राइंग फ्रेम है, इसके ऊपर बहुत सारे कार्डेड स्लाइवर इकट्ठे फीड किए जाते हैं और उनके अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं, मोटी या बारीक जगह हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से बराबर हो जाती हैं, धागे बेहतर हालत में आ जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोगों ने कोम्बिंग मशीन इस्तेमाल करनी हो तो हम लोग लैब फॉर्मर के पास जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो स्लाइवर्स हैं वो लैब फॉर्मिंग मशीन को देते हैं, वो लैब बनाता है और फिर कोम्बिंग मशीन के ऊपर इनकी कोम्बिंग की जाती है, धागे पैरेलल किए जाते हैं, छोटे फाइबर रिमूव किए जाते हैं और धागे की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है कोम्बिंग के ऊपर। कोम्बिंग के बाद दोबारा फिर हमारे पास आउटपुट के तौर पर हमारे पास फिर स्लाइवर आ जाएगा, कोम्ड स्लाइवर होगा। उस कोम्ड स्लाइवर को हम लोग फीड करेंगे। ये अब ये कोम्ड स्लाइवर है या कार्डेड स्लाइवर है, वट एवर, दिस विल बी फेड टू आवर सिंप्लेक्स मशीन, जिसे रोविंग मशीन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी रोविंग्स बन रही हैं। इन रेशों के अंदर ट्विस्ट बहुत कम है और थिकनेस जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है और इन्हीं से फिर हम लोग बाद में धागा बनाएंगे। तो अब ये देखें कि ये हम लोग यहाँ फीड किया है और रिंग फ्रेम के ऊपर, और रिंग फ्रेम से हम लोग इनसे धागा बना रहे हैं। इसकी एनिमेशन में पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये धागा यहाँ पर बन जाएगा। वंस ये धागा जब बन जाए तो फिर हम लोग इसको वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग मशीन पे लेके आते हैं। ये ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन होती है, खुद ब खुद धागा टूट जाए तो उसे रिपेयर करती है
रिंग बॉबन्स जो बनती हैं रिंग फ्रेम के ऊपर, वो यहाँ हम फीड करते हैं, और जो रिंग बॉबन्स जो हैं उनके धागे को आपस में जोड़ के बड़े पैकेजेस बना दिए जाते हैं। आखिर में हमारे पास इस तरह से कोन्स बन जाती हैं। इन कोन को हम लोग स्टोर करते हैं सैक्स में, बोरियों में, और ये बोरियां फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं धागों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लें जी जनाब, ये था हमारा वर्चुअल टूर यार्न स्पिनिंग मिल का। तो यहाँ तक मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है लेक्चर नंबर 2 का। लेक्चर नंबर 2 का सेकंड पार्ट इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।